अच्छा जी मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो आपके आर्मी GD साइंस का सेशन रहेगा। और ये जो साइंस रहेगी आपके ट्रेडमेंट्स और टेक्निकल और आपका जो एनए वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। सभी इस वीडियो को देखें, ठीक है जी। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं होगा, चलिए। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता किन कोशिकाओं में होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, यदि आपका कोई भी एक्सीडेंट केस होता है, कोई भी क्षति होती है आपके शरीर में, तो क्या होता है, आपकी जो सेल्स मर जाती हैं और मरने के बाद पुनः निर्माण की जो क्षमता होती है वो सबसे जो कम होती है वो किस में होती है। तो देखिए बच्चा, वो किस में होती है, लीवर में, तंत्रिका तंत्र में, किडनी में, या फिर अमाशय की सेल में। जल्दी से बताइए। जो आपकी किडनी होती हैं और इसकी न्यूरॉन होती है, क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको तंत्रिका बोलते हैं, न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तो न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं उनमें ध्यान रखना, सबसे कम जो रीजनरेशन पावर या हम पुनर्निर्माण की जो आपकी क्षमता होती है वो किसमें होती है मेरे बच्चों, वो किसमें होती है, तंत्रिका कोशिका में। इसका मतलब आप मान के चलिए, आपका ब्रेन है और जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसमें आपकी कोई भी चोट लग जाती है तो बच्चा, वो इंसान क्या होता है, आपने सुना होगा, कोमा में चले जाता है। तो उसकी जो सेल्स होती हैं, इसका मतलब कौन सी सेल्स, न्यूरॉन्स वाली जो सेल्स होती हैं, उनकी रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है ना। तो हम जैसे देखा होगा आपने कि इंसान को 6 महीने 6 साल या पूरी जिंदगी भर क्या होता है, उसको याददाश्त नहीं आती है, तो उसकी जो सेल्स है वो मर चुकी है, ध्यान रखें। ठीक है जी। आपसे कहने लगे लीवर, तो बच्चा इसमें ध्यान रखना, इसमें होती हैं हेपेटिक सेल। कौन सी होती हैं, हेपेटिक सेल्स जो होती हैं, ध्यान रखना, हेपेटिक जो सेल्स होती हैं ये किसके अंदर पाई जाती हैं बच्चों, ये आपके लीवर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। और किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट्स आपसे बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलेंगे बच्चा, स्मॉलेस्ट को बोलते हैं सबसे छोटी छोटी यूनिट जो होती है किडनी की, तो वो होती है बच्चा, वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है बच्चों, नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अमाशय जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टोमक, जो आपका पेट होता है। ठीक है जी। और इसमें ही होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जिनसे ही क्या निकलता है, आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसमें होती हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं वो किसमें होती है बच्चों, वो आपकी किसमें होती है, अमाशय के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। किसी गर्म चीज पर हाथ लगाने से तथा नुकीली चीज चुभाने पर एकदम से हाथ हटाने की कौन सी प्रतिक्रिया होती है। आपने देखा होगा, जैसे किसी गर्म चीज पर हाथ लगता है, फटाक से आप हाथ हटा लेते हो, या आपको कोई पिन चुभ देता है या आपको पिन चुभ जाती है, तो एकदम अचानक से आप क्या करते हो, एकदम से रिएक्ट करते हो। तो उसमें कह रहा है कि उसमें कौन सी प्रतिक्रिया काम करेगी, ब्रेन का कौन सा भाग कार्य करेगा। तो सेरिबेलम होगा, सेरेब्रम होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, या फिर हम कह सकते हैं मेरुरज्जु। जल्दी से बताइए क्या होगा। शानदार, वेरी गुड। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो बच्चा, सीधा पढ़ाई पर अब फोकस करेंगे। ठीक है जी। आइए, बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं दूसरों से ऐसे ना करें। चलिए, तो ध्यान रखना, वो क्या होगा बच्चों, जो गर्म चीज पर रिफ्लेक्स एक्शन का काम करती है तो वो होती है आपका मेरुरज्जु। कौन सा होता है, क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन पर काम करती है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फटाक से कोई क्रिया होना, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका मेरुरज्जु, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम करेगी। सेरिबेलम जो होता है सोचने समझने तक शक्ति बुद्धि का केंद्र होता है, कौन सा वाला, सेरिब्रम। और ये होता है संतुलन बनाना। क्या बनाना है इसका, संतुलन बनाना। संतुलन बनाना होता है, शरीर का संतुलन जो बनाएगा वो सेरिबेलम बनाएगा। और सोचने समझने तर्क शक्ति बुद्धि सभी का केंद्र जो होता है, ठीक है जी, सोचने समझने तर्क शक्ति बुद्धि सभी का जो केंद्र होगा बच्चों, वो कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है जी। सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम ही होता है, और सबसे छोटा भाग जो हम कह सकते हैं वो होता है सेरिबेलम। तो संतुलन बनाएगा सेरिबेलम। बच्चे कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते रहिए इन चीजों को, बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और कहा गया था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है बच्चा, ये करता है आपका अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित। जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर आपकी कोई इच्छा नहीं होती है, जैसे छींक आना हो गया, ठीक है जी, छींक आना हो गया, स्नीजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, खांसी आना हो गया, पलक झपकना हो गया, ठीक है जी। और भाई साहब आपका हार्ट बीट हो गया, श्वसन दर हो गया, या हम पाचन तंत्र हो गया, ये सभी जो होती है अनैच्छिक क्रियाएं, इनका नियंत्रण जो होता है वो होता है
ब्रेन का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? रक्त परिसंचरण तंत्र के जो अध्ययन को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, उसको हम कार्डियोलॉजी कहेंगे, हेमेटोलॉजी कहेंगे, या एंजियोलॉजी कहेंगे, या फिर माइकोलॉजी कहेंगे? जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है जी, चलिए बच्चों तो ध्यान रखिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंजियोलॉजी कहा जाता है। ये आपका हार्ट का होता है, हार्ट का मतलब कि आपके हृदय का। ठीक है जी। हेमेटोलॉजी होता है, ये किसका होता है? ब्लड का। ठीक है जी, ब्लड का अध्ययन होता है, रक्त का। और भाई माइकोलॉजी होता है, ये होता है कवकों का अध्ययन। किसका होता है? कवकों का। ठीक है जी, कवक जो होते हैं आपके, तो हम बोलते हैं क्या चीज? तो हम क्या बोलते हैं? कवक को फंगाई बोलते हैं। ठीक है, तो एंजियोलॉजी जो होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र है। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता जो है वो बच्चों कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है बच्चा? तो जल्दी से बताइए, ध्यान रखना। 200 ग्राम से 500 ग्राम, 280 से 300 ग्राम, 400 ग्राम से 600 ग्राम, या फिर 1 किलो से 1.5 kg? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, स्वस्थ मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है वो होता है 280 से 300 ग्राम जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य के हृदय का वजन होता है। और 1 से 1.5 kg मैं कहने लगूँ तो बच्चा ये होता है आपका ब्रेन का। किसका होता है? ब्रेन का। लगभग होता है, लगभग। वैसे मैं बात करूँ तो ये होता है आपका 1350 से लेकर 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम ब्रेन का वजन होता है। अप्रोक्सीमेट लगभग 1.5 kg। यहाँ 1.5 kg में लीवर भी आता है, लीवर को बोलते हैं यकृत। ठीक है जी बच्चों, यकृत जो होता है इसका वजन भी कितना होता है? 1.5 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्तनपायी जीवों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो चैम्बर हो गए, कोष्ठक हो गए, सभी जो होते हैं वो लगभग कितने होते हैं सभी में? स्तनपायी जीव होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैमल्स। आप सभी बच्चा मैमल्स हो, क्या हो? आप सभी मैमल्स हो, स्तनपायी जीव हो, जो बच्चे को जन्म देते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो सभी मैमल्स होते हैं बच्चा। ध्यान रखना, स्तनपायी जीवों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितने होते हैं? 4 ही वाल्व होते हैं, 4 ही वाल्व होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं बेटा? आपके चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 ही चैम्बर होते हैं, 4 ही वाल्व होते हैं। किसमें बच्चा? आपके जो स्तनपायी जीव होते हैं। ठीक है जी, इसे इस पर ध्यान रखें, हृदय के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा? वो एम्पियर होगा, वो ओम होगा, या फिर आपका कूलाम होगा, या फिर वाट होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। इस प्रकार से कुछ सिंबल होता है ओम का। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। ठीक है जी। और ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। और कूलाम जो होता है, जल्दी से बताइए, ये होता है चार्ज का। चार्ज मतलब आवेश का। ठीक है जी, ये किसका होता है? आवेश का होता है। और वाट होता है विभवांतर का। ठीक है जी, जहाँ हम कह सकते हैं वाट जो होता है ये किसका होता है? शक्ति का भी। किसका होता है? शक्ति। शक्ति को बोलते हैं पावर। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला 7 क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है, वेबर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, हर्ट्ज होता है? जल्दी से बताइए। विद्युत धारिता का जो आपका क्या होता है? आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चा? वो क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का होता है। किसका होता है? आवृत्ति का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। और बच्चा जो एंगस्ट्रॉम होता है ये होता है तरंग दैर्ध्य का। किसका होता है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है जी, ये तरंग दैर्ध्य का होता है, इस तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 न्यूटन कितने या किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होगा बेटा? 10 की पावर 7 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 10 डाइन, या फिर 10 की पावर 11 डाइन? चलिए तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा बच्चा? तो होगा 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर? 10 की पावर 5 डाइन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? यदि वैक्यूम में, जहाँ पर आपकी गैसेस हवा वगैरह नहीं है, तो वहां पर आपका प्रकाश चल रही है, तो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहेंगे, लाइट ईयर, पार्सेक कहेंगे, खगोलीय दूरी, या फिर सेंटीग्रेड? तो ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। इसे इस तौर पर ध्यान रखें। लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है, वो होता है आपका क्या चीज? निर्वात में चलने वाली जो प्रकाश की दूरी होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। लंबी दूरी को मापने का काम करते हैं। ये क्या करता है बेटा? दूरी को मापता है। दूरी को मापना, क्या मापना? दूरी को मापने का यंत्र भी हम कह सकते हैं, इससे मापा जाता है।
पारसेक एक बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई, ठीक है, इससे भी दूरी मापी जाती है, ठीक है जी। परंतु पारसेक से बड़ी जो होती है वो क्या होती है, पारसेक होती है, 3.26 होता है, ठीक है जी। क्योंकि एक पारसेक बराबर होता है 3.26। एक आप पूछने लगे ना, एक पारसेक जो बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। तो बच्चों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, घनत्व किस प्रकार की राशि होती है। जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा बच्चा, याद कर लीजिए। जिसका होता है बेटा द्रव्यमान मास अपॉन में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। और ये प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट्स है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चे क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है भाई, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसकी क्या होती है, घनत्व। घनत्व एक ऐसी राशि होती है, और अदिश राशि वो राशि होती है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब परिमाण तो होता है, परंतु कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या होती है, अदिश राशियां होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले ये बताइए किससे संबंधित है। ईईजी जो होता है ये बच्चा आपका ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क से, ठीक है बच्चा। तो मस्तिष्क से संबंध होती है आपकी क्या चीज, ईईजी। और ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम, या ग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राविटी, या फिर आपको कह सकते हैं नन ऑफ दी। जल्दी से बताइए बच्चों। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम। क्या होगा, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या होता है भाई, ईजी की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए बच्चा, हरित लवक किस कोशिका में पाया जाएगा। तो देखिए हरित लवक पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, कवक कोशिका में, ये सभी। जल्दी से बताइए। तो हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है। चलिए, तो हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है, पादप में, जंतु कोशिका में, या फिर कवक कोशिका में। तो ध्यान रखना जो हरित लवक पाया जाता है ये किस में पाया जाता है बच्चा, पादप कोशिका में। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्लांट, प्लांट सेल, प्लांट सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने, या फिर स्वान या सेल्डन ने, या फिर अल्टमैन और डी ड्यूवे, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना कोशिका सिद्धांत को इसने दिया था भाई साहब, स्वान और सेल्डन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज करता है, रॉबर्ट ब्राउन को कोशिका केंद्रक की खोज करता कहते हैं, और अल्टमैन को माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कहते हैं, और डी ड्यूवे को लाइसोसोम की खोजकर्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो जल्दी से बताइए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, न्यूरॉन होता है, माइक्रोप्लाज्मा, या मादा अंडाणु। तो ध्यान रखिए भाई, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है बच्चा, वो जो होती है वो होती है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी है। न्यूरॉन जो होती है सबसे लंबी, सबसे, न्यूरॉन सबसे लंबी है, सबसे लंबी कोशिका है बच्चा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी है, क्या है, सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। ग्लासेप्टिकम में एक बैक्टीरिया होता है, और मादा अंडाणु होता है, ये आपका किसका, ये आपके मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का सबसे सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है जी। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मनुष्य की वो क्या होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा अंडाणु, फीमेल के अंदर पाया जाता है, ओवम जो होता है सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, 14। कितनी होती है बच्चा, मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। 7 होती है क्रेनियम, क्या होती है क्रेनियम की, ये होती है बेटा आपके कपाल में, ठीक है जी, ऊपर खोपड़ी में होती है यहाँ, ठीक है जी। 2 होती है नोज में, किसमें होती है बच्चा, नोज मतलब नाक में बच्चा, किसमें होती है, नाक में होती है। और 28 जो होती है ये किसमें होती है बेटा, ये होती है उंगलियों में, किसमें होती है, उंगलियों में होती है, ठीक है बच्चों ध्यान रखें, उंगलियों में होती है 28, और 14 किसमें होती है, चेहरे में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है बच्चा। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, आंसर चलते रहेगा आपका, ठीक है जी। यदि बच्चा वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपके लिए हम ऐसे ही आपके लिए प्रत्येक वीडियो, ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, और जो बच्चा चल रहा है एग्जाम उसके लिए तो हेल्पफुल है ही। चलिए, तो जबड़े की हड्डी,
दांत की, फीमर के स्टेप्स की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो होती है जबड़े की। कौन सी होती है? जबड़े की। ठीक है जी। और जबड़े के अंदर होते हैं दांत। और बच्चे में, आपके अंदर कितने दांत है बच्चों? जल्दी से बताइए। 32। और छोटे बच्चों में, बच्चों की मैं बात करता हूँ, बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। इसको बोलते हैं दूध के दांत। ये होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है जी। फीमर जो होती है सबसे सबसे फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है बच्चा। और स्टेप्स जो होती है सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी है भाई। ठीक है जी। स्टेप सबसे छोटी है, फीमर सबसे बड़ी है, दांत जो होते हैं उसके 32 होते हैं आपके अंदर, और बच्चे में 20 होते हैं। और जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे कठोर हड्डी होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैक बोर्ड पर मार्कर का चलना कौन सा बल है? भाई ब्लैक बोर्ड पर मार्कर चल रहा है तो कौन सा बल लगेगा? तो बच्चा ससंजक बल होगा, असंजक बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या विकेंद्र बल होगा? तो ध्यान रखना, मार्कर का बोर्ड पर चलना होता है, ये आपका बच्चा कौन सा होता है? असंजक बल होता है। इस असंजक बल में क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिलते नहीं है परंतु एक दूसरे पर चिपक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं असंजक बल। और ससंजक बल वो बल होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं ससंजक बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता होगा, जो पृथ्वी अपनी तरफ हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी होती है। और अभिकेंद्र बल वो बल होता है, जो भी कोई वस्तु आपके किसी मोड़ पर या किसी पर घूमती है तो उसका जो फोर्स लगेगा वो केंद्र की ओर लगता है, वो अभिकेंद्र बल होता है बच्चा। ध्यान रखना, तो असंजक बल होगा। असंजक बल के और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नेल पॉलिश लगाते हो आप, लिपस्टिक लगाते हो आप, ठीक है जी, या फिर नखूनी जो लगाते हैं, लिपस्टिक जो लगाते हैं, साई जो लगाते हैं, ये सभी क्या होते हैं? असंजक बल के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, रबड़ के टायर के खोजकर्ता कौन है बच्चा? तो रबड़ के टायर के खोजकर्ता कौन है? मैक मिलन है, जेल बेयर्ड है, जॉन डनलप है, या वाटरमैन है? जल्दी से बताइए। तो रबड़ के टायर के जो खोजकर्ता बच्चा वो हैं आपके कौन? आपके हैं जॉन डनलप। डनलप का बच्चा टायर आता है। मैक मिलन बाईसाइकिल के खोजकर्ता हैं। और वाटरमैन जो है बच्चा वो किसके हैं? फाउंटेन पेन के खोजकर्ता हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ को क्या कहते हैं? तो हड्डी से मांसपेशी जुड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे बच्चा? उसको क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे, लेगामेंट बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, स्टेर्नम बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो बच्चा हड्डी से मांसपेशी को कहते हैं टेंडन। और बेटा हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी जुड़ रही है तो हड्डी से हड्डी जुड़ रही है, बोन टू बोन को बोलेंगे भाई साहब आपका लेगामेंट। हार्ड जो होती है ये होती है स्वतंत्र हड्डी। कैसी होती है? स्वतंत्र हड्डी है। और स्वतंत्र हड्डी जो होती है किसमें होती है बच्चा? ये गले में होती है। किसमें होती है बच्चा? गले में पाई जाती है। स्टेर्नम जो होती है, स्टर्नम की हम बात करें, और स्टर्नम जो होता है ये होती है चेस्ट में। किसमें होती है बच्चा? चेस्ट में होती है, जो आपको किसको? पसलियों को जोड़कर रखती है। इसकी संख्या होती है 1। ठीक है जी। हायोड की भी होती है 1, और लेगामेंट तो जोड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है बच्चा? जल्दी से बताइए। तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है बच्चा वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर कर यहाँ तक स्टोमक तक जाता है 25 सेंटीमीटर। टोटल पूछने लगे, टोटल आपसे पूछने लगे तो टोटल आपसे कहने लगे तो ये होती है बच्चा 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर या फिर 32 फीट। कितनी होती है? 9 मीटर या 32 फीट टोटल होता है, जिसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत को मिला दिया जाए तो भाई साहब बच्चा वो कौन सी बनेगी? आपकी ओवर टोटल जो होती है आपकी फूड पाइप बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, परमाणु के केंद्रक में कौन से कण पाए जाते हैं? भाई साहब कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में पूछ रहा है तो क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो देख लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या फिर क्या होगा बच्चा? आपका न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन होगा। तो ध्यान रखना, आपके परमाणु के केंद्रक में जो होते हैं बच्चा वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, P प्लस, और क्या होगा? और N जो होता है 0। ठीक है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जल्दी से बताइए, आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा बच्चा? शुद्ध सोना जो होता है बच्चा वो कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के, 22 कैरेट के आपके आभूषण बनाए जाते हैं। और आभूषण बनाने के लिए सोने के अंदर क्या मिलाया जाता है बच्चा? आपका तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि जिससे उसकी सोने क्या बन जाए? कठोरता, जिससे आभूषण जो है जल्दी से क्या ना हो, आपके मुड़ ना जाए, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठोस अवस्था में कौन सी गैस को शुष्क बर्फ में रूप में जाना जाता है? तो ठोस अवस्था में कौन सी गैस को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ड्राई आइस। तो ध्यान रखना, वो है CO2 है, CO है, N2O है, या फिर O3 है? जल्दी से बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर ओजोन है? तो ध्यान रखना वो कौन सी गैस होती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है विषैली गैस होती है, ये अम्ल वर्षा में काम आती है, और ये होती है भाई साहब ओजोन लेयर। ठीक है जी। यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने बच्चा, ग्रेफाइट विद्युत का होता है? जल्दी से बताइए। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है भाई? तो चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है बच्चा? ये सुचालक है, ये कंडक्टर है, इसमें से जो बिजली है वो आसानी से गुजर सकती है बच्चा। ध्यान रखना, वो कंडक्टर होते हैं, कुचालक वो होते हैं इंसुलेटर, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर में बिजली नहीं गुजर सकती है। अर्धचालक वो होते हैं जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं बच्चों जिसमें से बिजली आधी परती गुजर जाती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कोशिका के ऊर्जा के सिक्के किसे कहा जाता है। तो कोशिका की ऊर्जा के सिक्के कैसे कहा जाता है। डीएनए को कहेंगे, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को। जल्दी से बताइए बच्चों। शानदार। तो ध्यान रखना, कोशिका की ऊर्जा के सिक्के कैसे कहा जाता है बच्चों को, कहा जाता है एटीपी को। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो उसकी फुल फॉर्म होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं बच्चा। राइबोसोम को कहते हैं भाई साहब आपका क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है जी बच्चों। प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, राइबोसोम को। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। तो चमगादड़ किस वर्ग में आएगा बच्चा, वो सरीसृप में आएगा, वो भैचर में आएगा, पक्षी में आएगा, स्तनपाई। तो ध्यान रखना, जो चमगादड़ होता है वो मैमल्स के अंदर आएगा, जिसको हम बोलते हैं स्तनपाई जीव। क्या बोलते हैं, मैमल्स के अंदर आएगा बच्चों। तो मैमल्स के अंदर कौन आता है आपका, चमगादड़ आता है। ये एक ऐसा जीव होता है, बैट जिसको हम बोलते हैं। ये बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। बच्चों को जन्म देने वाला जो होता है चमगादड़ होता है, और बच्चों को दूध पिलाता है, ये हम कह सकते हैं। और दूसरी बात है, ये आपकी कौन सी है, कौन सी तरंगों को उत्पन्न करता है भाई, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने का काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। रिएक्टर स्केल होता है तो वायु की गति मापता है, शरीर का तापमान मापता है, भूकंप की तीव्रता या फिर सागर की गहराई। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो रिएक्टर स्केल जो होता है बच्चा, वो किसको मापने का काम करता है। तो बच्चा वो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करेगा, ठीक है जी बच्चों। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है, जो आपके शरीर में होती है। WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्केल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्केल्स या सेल हम कह सकते हैं। और व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्केल्स जो होती है, इनका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना, रोगों से लड़ना या फिर रक्त को सफेद रंग देना। तो ध्यान रखना, जो श्वेत रक्त कणिका होती है बच्चा, इनका काम होता है रोगों से लड़ना, ठीक है जी। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का जो काम होता है वो व्हाइट ब्लड के सेल का काम होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चा, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये आपका रासायनिक नाम होता है आरबीसी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टोज नहीं पाया जाता है। लैक्टेज या लैक्टोज नहीं पाया जाता, जल्दी से बताइए। तो किस पौधे में नहीं पाया जाता है। पपीता में नहीं पाया जाता है, आक में नहीं पाया जाता, बरगद में, नीम में। वो दूध से निकलता है जो, ठीक है। तो ध्यान रखना, पपीता में निकलता है, आक में निकलता है, बरगद में तो क्या होगा, नीम। तो नीम में लैक्टेज नहीं पाया जाता बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 है। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भाई। हृदय की धड़कन को मापा जाता है ना, तो उस यंत्र को क्या कहा जाता है। उस्मोग्राफ कहेंगे, कार्डियोग्राफ कहेंगे, या फिर माइकोग्राफ कहेंगे, साइटोग्राफ कहेंगे। जल्दी से बताइए क्या, कमेंट करके। चलिए बहुत शानदार। गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। चलिए शानदार। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कार्डियोग्राफ। क्या होगा बच्चा, इसका क्या होगा, कार्डियोग्राफ इसका आंसर होगा। तो हृदय की धड़कन को अंकित करता है जो कार्डियोग्राफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को, या रॉबर्ट ब्राउन को। जल्दी से बताइए। तो बच्चों वनस्पति विज्ञान के जो जनक कहा जाता है वो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। ये जीव विज्ञान के हैं, ये जीव विज्ञान के खोजकर्ता हैं। ये वनस्पति के हैं, ठीक है जी। वनस्पति पादप के हैं, वनस्पति कहो या पादप कहो बच्चा। ये होते हैं आपके जीवाणु के, बैक्टीरिया के, ठीक है जी। जीवाणु के हैं या फिर जीवित कोशिका के हैं, जीवित कोशिका के, ठीक है जी। जीवित कोशिका खोजकर्ता भी कौन है, ल्यूवेनहॉक है। और रॉबर्ट ब्राउन जो होते हैं ये किसके खोजकर्ता होते हैं, ये केंद्रक के होते हैं, ठीक है जी। कोशिका के केंद्रक के, कोशिका का जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके खोजकर्ता होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 है। आंसू जो होते हैं, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है। तो देखिए सामान्य नमक होता है, या फिर समुद्र का जल, ठीक है जी। समुद्र का जल हम कह सकते हैं, या फिर स्टार्च होता है, फिर ग्लूकोज होता है। जल्दी से बताइए। तो आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है। तो बच्चे ध्यान रखना, आंसू में क्या होता है आपका सामान्य नमक होता है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या कह सकते हैं, आपने देखा होगा जब आंसू होते हैं वो जब रोते हैं तो कभी मुंह में चला जाता है तो कैसा लगता है, नमकीन सा लगता है ना। तो ध्यान रखना, आंसू किससे निकलता है। तो बच्चा ये निकलता है आपका लैक्रिमल कह दो, या फिर आप कह सकते हैं लैक्राइमल, ठीक है जी। लैक्राइमल ग्रंथि, ये आंख में ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, उससे आंसू निकलता है बच्चों। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है जी। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। लोहे पर जंग लगता है तो कैसे लगता है भाई, लोहे पर जंग लगना। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या फिर क्षारीय फेरस या फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई साहब लोहे पर जंग जो लगता है इन सभी की वजह से लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा बच्चा,
उपरोक्त सभी का इसका होगा आंसर होगा लोहे पर जंग जो लगता है, रक्त जो लगता है वो क्या होता है भाई, उपरोक्त सभी। और लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। इंसुलिन की खोज किसने करी है? इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इसकी खोज करता कौन है बेटा? इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से? ये निकलता है अग्नाशय से। किससे निकलता है बच्चों? अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है जी, पैनक्रियाज से निकलता है। और बेटा कौन सी सेल से निकलता है? अल्फा से, बीटा से, गामा से। तो यह कमेंट करके आप बताना है। 4 सेल होती है, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल। ठीक है, ध्यान रखना, एफ सेल से आपके क्या निकलते हैं? आपके एंजाइम्स। और बाकी से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। तो बेटिंग ने खोज करी है, डोमेक ने की है, रोनाल्ड रॉस ने की है, हर्वे ने। तो ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन की खोजकर्ता बेंटिंग है। कौन है? बेटिंग बेस्ट। क्या होता है? बेटिंग, हम बेटिंग भी कह सकते हैं, और एक नाम था बेस्ट, बेटिंग बेस्ट। ठीक है जी, तो इन्होंने खोज करी है, बेटिंग बेस्ट ने इंसुलिन खोज करी है। ठीक है, डायबिटीज की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। भाई साहब, फैट जो होता है आपने देखा होगा, फैट होता है किसके अंदर? घी के और तेलों के अंदर। तो कह रहा है कि वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ये हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होती है। तो देखिए, ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट होगा, या फिर हाइड्रोजनीकरण होगा, या फिर ऑक्सीजन द्वारा होगा, या फिर एंजाइम द्वारा। तो ध्यान रखना, जो वनस्पति तेल होते हैं घी में परिवर्तित होते हैं, ये हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? हाइड्रोजन की उपस्थिति में जो आपके वनस्पति तेल होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? घी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? भाई मिश्र धातु बताना है। ठीक है जी, मेटलॉइड। क्या बताना है? जो आपके मेटलॉइड है, मिश्र धातु है, आप कह सकते हैं। जल्दी से बताइए कौन सी मिश्र धातु होगा? तो भाई जस्ता होगा, स्टील होगा, सीसा होगा, या फिर एल्यूमिनियम? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए बच्चों। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम तो खुद से क्या है? एक, अब खुद से क्या है? एक धातु है। सीसा, ये भी एक एलिमेंट है। जस्ता, ये भी खुद एलिमेंट है। तब तक स्टील, स्टील जो होता है ये मिक्सअप होता है बच्चों। तो ध्यान रखना, मिश्र धातु है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है क्या होती है? मिश्र धातु। क्या होती है बच्चों? मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस, फ्यूल गैस नहीं है? भाई ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होती, कौन सी गैस होती है वो? तो भाई भाप अंगार गैस होती है ना, वाटर गैस जिसको हम बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कह सकते हैं, या हम हास्य गैस हम कह सकते हैं, हाथ से हंसने वाली हास्य गैस है, या फिर मार्स गैस। तो मार्स गैस में हम कह सकते हैं, ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। वाटर गैस को भी, प्रोड्यूसर गैस को। लाफिंग गैस जो होती है ये आपकी ईंधन गैस नहीं होती है। लाफिंग गैस जो होती है, जो होता है भाई साहब आपका, क्या बोलते हैं लाफिंग गैस को? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे, N2O बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। तो जो आपका क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है लाफिंग गैस होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? जल्दी से बताइए। फॉस्फोरस होगा, सोडियम होगा, लोहा होगा, या गंधक? तो भाई कौन सा तत्व प्रबल क्षार बनाएगा? प्रबल का मतलब होता है भाई साहब आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा प्रबल क्षार बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन में जलता है। तो ध्यान रखना, वो होता है कौन सा बच्चा? फॉस्फोरस, सोडियम, लोहा, या गंधक? ध्यान रखना, वो होता है सोडियम जो होता है बच्चा। जब सोडियम किसके साथ भाई साहब आपको ऑक्सीजन से जलेगा तो क्या बनाएगा? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है बच्चों। चलिए, सोडियम, वही सोडियम है बेटा जो चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 फैदम है। फैदम का क्या काम होता है बेटा? देखिए, फैदम क्या होता है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक मापन है। बेटा एक मेजरमेंट यूनिट होती है फैदम जो होता है, इसमें समुद्र की गहराई को पता लगाने का काम किया जाता है। फैदोमीटर होता है फैदम। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल किसके मापने में उपयोग होता है? रिएक्टर स्केल अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो भूकंप को मापता है, वायु की गति को मापता है, समुद्र की गहराई या शरीर का तापमान? ध्यान रखना बच्चा, जो रिएक्टर स्केल होता है ये भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है बच्चों। ध्यान रखना, रिएक्टर स्केल किसको मापने का काम करेगा? भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है भाई? देखिए, आइंस्टाइन है, या फिर आपका न्यूटन है, या फिर अल्फ्रेड नोबेल है, या फिर मैडम क्यूरी? जल्दी से बताइए। तो डायनामाइट के आविष्कार जो कहे जाते हैं बच्चा, वो कौन कहे जाते हैं भाई? आपके अल्फ्रेड नोबेल कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम बोलते हैं, पीओपी आपने देखा होगा, कभी किसी का हाथ बात में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है बच्चों? आपका क्या लगाया जाता है? प्लास्टर किया जाता है, तो वही पीओपी होता है। तो इसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिप्सम होता है, यूरिया होता है, कार्बन होता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसमें क्या मिला होता है? जिप्सम मिला होता है बच्चों। क्या मिला होता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 है। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग किए
के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? भाई युद्ध में और चिकित्सा में उपयोग करने वाली किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ये एक्सरे किरणें हैं, लेजर किरणें हैं, गामा किरणें हैं, या फिर कैथोड किरणें हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। शानदार। तो ध्यान रखना बच्चों, कौन सी होती हैं आपकी, कौन सी होती हैं? लेजर किरणें जो हैं उनका नवीनतम अनुसंधान हो रहा है बच्चा, इन किरणों पर युद्ध में काम आएंगी भाई सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है। जो रडार होता है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में, तो रडार में विद्युत तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, ध्वनि तरंगें होती हैं, उपयुक्त में सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। रडार में बच्चों कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है बच्चा। कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है बच्चा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? भाई आकाश आपको नीला दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण होता है? तो बच्चा वो है सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा जो सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, या फिर प्रकाश का परावर्तन होता है, या प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान रखना बेटा, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है। इसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में होते हैं, ठीक है जी। उसके कारण क्या होता है? आपका वायुमंडल जो होता है, आकाश जो होता है, वो कैसे दिखाई देता है? नीला। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों कौन सा होगा आपका? इसका आंसर जो होगा वो बच्चों क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए बच्चों, इसको मैं बहुत सारे एक्सप्लेन भी करा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें ये हो सकता है कि भाई साहब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देना, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है जी। आपको यदि पूरी वीडियो देखनी है तो आपको क्या करना है? थ्योरी पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरी थ्योरी मिलेगी भाई साहब, ठीक है बच्चों। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, सारा का सारा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखिए, यही नोट्स चाहिए तो नीचे जो चला हुआ नंबर है उस पर आप अपना अपना नाम, अपना कोर्स का नाम लिख कर भेजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बच्चों। तो ध्यान रखिए, ये 45 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, पिच जो होती है वो कैसी होती है भाई साहब? इसका मतलब जो आपकी पिच होती है, तारत जो होता है, कैसा होता है? तो तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा? उतना ही सुनाई देता है, या फिर अधिक सुनाई देता है, या फिर कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक? तो ध्यान रखना, तेज गति से वाहन ऊपर से आ रहा है और दूसरी बात भाई साहब हॉर्न बजा रहा है तो अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देगा बच्चा। उसका पिच जो होता है वो कैसा होता है? हाई। आपने सुना होगा लो पिच होती है, हाई पिच होती है। उच्च तारत्व और कम तारत्व जो होता है, तो हाई पिच जो होती है फीमेल की होती है और लो पिच जो होती है मेल की होती है। हाई पिच में आवाज पतली होती है और लो पिच में आवाज मोटी होती है। विशेष तौर पर एक सीटी बज रही है, एक तुम बोल रहे हो, तो सीटी की आवाज जो होती है वो हाई पिच होती है और आपकी आवाज वो कैसी है? लो पिच है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किसके कारण? भाई छू करके, या जला करके, या फिर NaOH से क्रिया करके, या फिर H2SO4 से क्रिया करके, या फिर भाई साहब आपका इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है बच्चों, ध्यान रखना। उनको जला करके यूज किया पता लगा सकता है भाई साहब ये सूती है या फिर ऊनी है। भाई ऊन वैसे जल जाता है, सूती जो जलेगा थोड़ा सा क्या क्या है? गंध देता है। आपका क्या होगा भाई साहब? थोड़ा सा पॉल्यूशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होगा, तो बच्चा आपने दो बर्फ के टुकड़े लिए और उनको प्रेशर से दबाया तो कह रहा है उसका जो गलनांक होगा वो घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? तो ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिए बच्चा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रख लिया, आपने बर्फ को लेकर के प्रेशर से दबाया है और दड़ा बढ़ाने पर जो गलनांक होता है बच्चा वो घट जाता है, वो कम समय में पिघलेंगी। तो ध्यान रखना, उसका क्या है? गलनांक क्या हो गया बच्चा? घट जाता है, घट जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? भैया गर्मियों में कपड़े इसलिए पहने जाते हैं, जो हीट के होते हैं ये क्या होते हैं भाई साहब? अच्छे अवशोषक नहीं होते, परंतु जो आपके काले और गहरे कपड़े होते हैं ये हीट के एब्जॉर्बर होते हैं। आपके सर्दियों में जो होता है, आपको क्या है? रंगीन कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और व्हाइट कपड़े जो होते हैं ये क्या करते हैं? हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ठीक है, या फिर सस्ते होते हैं, या फिर आकर्षक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया भाई साहब, जो आपके सफेद कपड़े होते हैं ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा के अवशोषक नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं करते ऊष्मा को। परंतु गहरे कपड़े जैसे लाल हो गया, नीला, हरा, गुलाबी जो होंगे, ये कपड़े जो होते हैं हीट के एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में हीट बनी रहती है, ठीक है जी, सर्दियों के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा? भाई गलत कथन छाड़ना है। लोहा पानी में डूब जाता है, चलिए ठीक बात है, डूब जाएगा। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये बात सही है भाई साहब। पारा पानी पर तैरता है, ये बात गलत कह रहा है। पारे में लोहा तैरता है, ठीक है, ये बात भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, कथन जो गलत है, तो ध्यान रखना, पारा पानी पर तैरता है, ये वाली बात क्या हो जाती है? आपका गलत हो जाती है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है।
संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन डी होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन सी या विटामिन बी। तो ध्यान रखना, खट्टे पदार्थों में जो होता है वो विटामिन कौन सा होता है? सी होता है बच्चे। खट्टे पदार्थों में नींबू, अनार, संतरा, किन्नू, मौसमी वगैरह, इन सभी में क्या होता है आपका? विटामिन सी होता है। और विटामिन सी जो होता है इसको कहते हैं भाई साहब यूरिन जो होता है आपका, मूत्र जो होता है, इसमें भी आपका कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। और एक और होता है बी। तो बी और सी विटामिन जो होते हैं वो आपके किसमें होते हैं भाई साहब? आपके यूरिन में होते हैं। परंतु खट्टे पदार्थों में जो विटामिन होता है वो सी होता है। तो संतरे में पूछ रहा है तो विटामिन सी होगा। और विटामिन सी के खोजकर्ता आपसे पूछने लगे तो विटामिन सी के खोजकर्ता जो है भाई, विटामिन सी खोज करता है हॉलकट। कौन है बच्चों? हॉलकट। लॉजिक है भाई, हॉल एक हॉल है, उसको कट कर दो और उसको कट करने के बाद आप इसको यहाँ से मिटा देना। ठीक है जी। तो ये कौन सा विटामिन बन जाएगा? देखिए आपके सामने बन रहा है, इधर इधर कौन सा बन रहा है? विटामिन सी बन रहा है बच्चों। ध्यान रखिए, विटामिन सी का कमी से रोग होता है स्कर्वी। रोग होता है बच्चों, स्कर्वी होता है। और बच्चों इसका जो नाम होता है उसको होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका साइंटिफिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है जी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब। लगभग हमने आज जो क्वेश्चन किए 50 ना होकर के 51 क्वेश्चन किए हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन आपके लिए रहे हैं। ठीक है जी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे बच्चों। आपके लिए हम प्रत्येक दिन ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। बड़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। जब तक आपका एग्जाम होता है हमारा एक ही टारगेट होगा कि आपको किसमें? आपकी जॉब में सिलेक्शन देना है। चलिए चलते हैं, आज क्लास जो होगी आगे कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।